मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके पहले वीडियो में हमने देख लिया था कि मानव जनन अंग में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं और वह संरचनाएं स्थित कहाँ पे होती हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में देख लिया। अगर आप नहीं जानते तो इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे इसको समझना और आसान हो जाएगा। अगर हम जो आज का टॉपिक है वह नर जनन अंग का जो प्राथमिक जनन अंग होता है, जिसको हम वृषण कहते हैं, उस वृषण यानी टेस्टिस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और उसकी संरचना के बारे में समझेंगे और यह भी जानेंगे कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है और वो कौन सी प्रक्रिया है जो शुक्राणु जनन करती है। इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो देर न करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। जो पहला बिंदु है वह यह है वृषण के बारे में कि वृषण जोड़े में पाए जाते हैं। तो जो नर होते हैं उनमें जो वृषण टेस्टिस होते हैं वो जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं। ये एक सामान्य बात थी। अगले बिंदु पे आते हैं। वृषण उदर गुहा के बाहर थैली या धानी में रहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो नर जनन अंग का जो प्राथमिक जनन अंग है, जिसको हम वृषण कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं, वह शरीर के अंदर नहीं बल्कि बाहर उदर गुहा के नीचे एक थैले या धानी के रूप में रहता है और उस थैली को हम क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। वृषण यानी टेस्टिस, कोश यानी जिसमें वो रहता है, इसको अंग्रेजी में हम स्क्रोटम कहेंगे। तो जो वृषण होते हैं वह वृषण कोश में शरीर से बाहर लटके हुए रहते हैं। अब क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा हुआ कि जैव विकास के समय कि जो नर का जो वृषण होता है उसको बाहर ही लटकना पड़ता है, उसका कारण है क्यों, इसलिए कि इस बिंदु को हम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके कारण वृषण का तापमान 2 या 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जो शरीर का तापमान है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और जैसे थैली है वो बाहर है, शरीर के बाहर है, तो उसका तापमान शरीर के तापमान के कंपेयर में लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा यह होता है कि जो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण के अंदर, उसके लिए शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है, या यूँ कह सकते हैं कि वह कम तापमान में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। तो यह सबसे बहुत इसका विकास के पीछे का कारण यही रहा कि शुक्राणु के निर्माण के लिए उन वृषण को शरीर से बाहर रहना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही एक समस्याएं भी है कि जो लोग ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जो किसी भी भट्ठी में जहाँ आग की भट्टी में कोई चीज़ें बनती हैं, उसमें जो मज़दूर लगातार काम करते हैं, वह उनमें जो शुक्राणु के निर्माण की दर होती है वो बहुत गिर जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो यह इसकी कुछ डिमेरिट है अगर हम ज़्यादा तापमान में रखते हैं वृषण कोश को। तो अब अगले बिंदु पे आते हैं। प्रत्येक वृषण में छोटे छोटे कक्ष होते हैं जिसे हम वृषण पालिकाएँ या टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। अब इस बात को समझने से पहले हम थोड़े उसके आकार के बारे में बात कर लेते हैं। वृषण क्या होते हैं? एक अंडाकार संरचना होती है जिनकी जो लंबाई होती है वह 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। आप समझ में अंदाज़ा लग गया होगा उसकी लंबाई का, और साथ में उनकी चौड़ाई जो होती है लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। अब इस फिगर को देखिएगा, यह वृषण का फिगर है। इस फिगर में दिखाया क्या गया है कि वृषण का अनुदैर्ध्य काट, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं, ये मान लेते हैं ये वृषण है, तो इसको हम ऐसे कट करते हैं तो ये अनुप्रस्थ काट, और लंबा कट करते हैं, खड़ा करते हैं तो इसको हम अनुदैर्ध्य काट कहते हैं। अगर हम वृषण को अनुदैर्ध्य काट करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि वृषण में छोटे छोटे कक्ष होते हैं जिसे हम वृषण पालिका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। फिगर में देखिएगा तो वृषण छोटे छोटे कक्ष पाए जा रहे हैं जिन्हें हम वृषण पालिकाएँ कहते हैं। ये उसी तरीके से है जैसे एक जो मकान होता है उसमें छोटे छोटे कमरे होते हैं, उसी तरीके से टेस्टिस में भी छोटे छोटे कक्ष होते हैं जिन्हें हम वृषण पालिका कहते हैं। इन वृषण पालिकाओं में क्या होता है इसको हम आगे जानते हैं। प्रत्येक वृषण पालिका में, ये महत्वपूर्ण बात है, प्रत्येक वृषण पालिका में 1 या 3 यानी 1 से 3 तक
अति कुंडलित, बहुत हाईली कॉइल्ड, काफ़ी मुड़ी हुई संरचना पाई जाती है, जिसको हम शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहें तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये महत्वपूर्ण बात कि वृषण में छोटे छोटे कक्ष पाए गए, जिनको हम वृषण पालिकाएं कहें, और वृषण पालिकाओं के अंदर 1 से 3 तक बहुत कुंडलित संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको हम शुक्रजनक नलिकाएं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है कि इनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये ही वो नलिकाएं हैं जो कि नर युग्मक यानी मेल गैमिट, जो स्पर्म जिसको हम शुक्राणु करते हैं, उसका निर्माण होता है। और यही इसीलिए टेस्टिस को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक जनन अंग कहते हैं नर में। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की। शुक्रजनक नलिकाओं के भीतर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है नर जर्म कोशिकाएं, या इनको शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अब अगर इन नलिकाओं की संरचना यानी शुक्रजनक नलिकाओं के बारे में हम डिटेल में देखें, फिगर में देखिएगा, तो उसके अंदर की तरफ यानी शुक्रजनक नलिका जो है उसके अंदर की तरफ 2 विशेष प्रकार की कोशिकाएं का एक लेयर, एक स्तर पाया जाता है। जो पहली कोशिका है वो क्या है, नर जर्म कोशिका, यानी वो कोशिकाएं जो नर में स्पर्म यानी शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। हिंदी में कहें तो शुक्राणुजन कोशिका कहेंगे, और अंग्रेजी में कहें तो स्पर्मेटोगोनिया। ये वही कोशिकाएं होती हैं जो आगे चल के एक विशेष विभाजन करते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे, विभाजन करके शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। तो ये अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा कि जो शुक्रजनक नलिका होती हैं उनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और करता कौन है, नर जर्म कोशिकाएं, जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अब ये इन कोशिकाओं में कैसे होता है इसको समझते हैं। इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होता है। अर्धसूत्री विभाजन, इसको थोड़ा सा जल्दी से समझते हैं। अर्धसूत्री माने जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाए। आपको पता होगा कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जब स्पर्मेटोगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो उससे 4 कोशिकाएं बनी, 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, और जो ये कोशिकाएं होती हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो यानी एक शुक्राणुजन कोशिका यानी एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, शुक्राणु जनन। कभी कभी पूछा जाता है कि शुक्राणु जनन क्या होता है, तो बहुत आसान है कि नर जर्म कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है उनकी संख्या 4 होती है। इसी को हम शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये तो पहली कोशिका थी जो शुक्रजनक नलिका में पाई गई। अब दूसरी कोशिका जिसको हम सर्टोली सेल कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी पूछा जाता है कि सर्टोली सेल क्या होती हैं, उसको हम डिटेल में समझते हैं। जो सर्टोली सेल होते हैं इनको नर्स सेल भी कहते हैं। नर्स इसलिए क्योंकि ये पोषण करते हैं। जो अर्धसूत्री विभाजन से छोटे से नन्हे से शुक्राणु बनते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो ये जो सर्टोली सेल होती हैं ये उनको पोषण प्रदान करती हैं, ये उनको 2.5 माह की तरह उसकी सेवा करती हैं और शुक्राणु विकसित होता है। तो सर्टोली सेल ये भी शुक्रजनक नलिका के अंदर पाए जाते हैं। इसका बिंदु समझते हैं। ये कोशिकाएं शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। तो ये आप समझ में आ चुका होगा। दूसरी चीज़ हम शुक्रजनक नलिकाओं को भी देख लेते हैं। ये यहाँ पे ये क्या है, वृषण पालिकाएं हैं, छोटे छोटे कक्ष हैं, और यहीं पे क्या है, शुक्रजनक नलिका है। तो एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बात करते हैं पॉइंट पे कि शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी स्थान को हम अंतराली अवकाश इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। अभी तक हमने जो 2 कोशिकाएं पढ़ी, नर जर्म कोशिका जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और दूसरी जो कोशिका थी सर्टोली सेल जिसको हम नर्स सेल भी कहते हैं, ये शुक्राणुजनक नलिका के अंदर पाई जाती हैं। यह विशेष बात, ये दोनों कोशिकाएं अंदर पाई जाती हैं। अब इन नलिकाओं के बाहर, जैसे ये नलिकाएं हैं, इनके बाहर खाली स्थान हैं। उन खाली स्थानों को हम क्या कहते हैं, अंतराली स्थान या अंतराली अवकाश कहेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, इस फिगर को देखिएगा। जब ये सेक्शन हुआ है अनुप्रस्थ काट किसकी, शुक्रजनक नलिकाओं की, तो अंदर की जो
नलिका के अंदर ये दोनों कोशिकाएं पाई गई, नर जर्म सेल और सर्टोली सेल। लेकिन उसके बाहर, नलिकाओं के बाहर भी कोशिकाएं, टिश्यू और रुधिर की पतली पतली क्या वाहिकाएं पाई जाती हैं। साथ में एक विशेष कोशिका पाई जाती है जिसको हम अंतराली कोशिका या लीडिंग सेल कहते हैं। तो ध्यान से फिगर में देखिएगा, लीडिंग सेल या अंतराली कोशिकाएं कहाँ पे हैं? वह नलिका के बाहर उपस्थित होती हैं। तो बिंदु को समझते हैं कि अंतराली अवकाश में रुधिर वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स, जिसके बारे में हमने अभी बात हो चुका है, साथ में अंतराली कोशिकाएं जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, और इनको एक नाम और से जानते हैं जिसको हम लीडी कोशिका भी कहते हैं। यह कोशिकाएं शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर पाई जाती हैं। इनका एक विशेष काम क्या है, इसको आगे समझते हैं। अंतराली कोशिकाएं पुंजन, एंड्रोजन, एंड्रोजन क्या होते हैं, इसको हम लोग इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। एंड्रोजन, जिसको हम पुंजन कहते हैं हिंदी में, नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित करते हैं, साथ में स्रावित करते हैं। संश्लेषित माने निर्माण करना, और स्रावित यानी उसको शरीर के अंदर स्रावित करते हैं, जिससे ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में पहुंच जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं, ये हार्मोन्स का निर्माण करते हैं, और वो हार्मोन्स क्या कहलाता है? एंड्रोजन कहलाता है। अब एंड्रोजन होता क्या है? एंड्रोजन कई हार्मोन्सों का समूह होता है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, जो पुरुषों में पाया जाता है। पुरुष में जो मुख्य एंड्रोजन हार्मोन्स है वो है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन ही वो हार्मोन्स है जिसके कारण पुरुष में दाढ़ी मूंछ आना, साथ में उनका कंधा भारी होना, उनके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, द्वितीय लैंगिक लक्षण, वो प्रकट होते हैं। तो इसका कारण क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। और वो ये जो हार्मोन्स हैं वो निकलते किससे हैं? तो अंतराली कोशिकाओं से। तो यहाँ तक ये हमने समझा कि शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर दो कोशिकाएं, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया, शुक्राणुजन, और दूसरी जो होती है सर्टोली कोशिका होती है, जो कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। साथ में जो शुक्रजनक नलिका के बाहर यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो कोशिका होती है उसको हम अंतराली कोशिका कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। ये हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। यह महत्वपूर्ण बात थी अभी तक। साथ में एक बात और समझ लेते हैं कि जो वृषण होते हैं उनमें जो वृषण पालिकाओं की संख्या होती है वो 250 के आसपास होती है, लगभग 250 होती हैं। साथ में प्रत्येक पालिका में 1 से 3 तक क्या होती हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। यानी ये जो एक वृषण पालिका है इनमें लगभग 1 या 3 क्या होंगी? ये शुक्रजनक नलिकाएं होंगी। अब हम मान लेते हैं कि 3-3 हैं, तो यानी एक वृषण में जो इनकी संख्या होती है शुक्रजनक नलिकाओं की, वह लगभग कितनी होती है? 750 होती है। तो यह भी कभी कभी पूछ लेते हैं नीट में। तो यह बहुत आसान था, इसको हम थोड़े से जल्दी से समझते हैं कि वृषण का हम अनुदैर्ध्य काट करते हैं तो उसमें हम वृषण पालिकाएं दिखती हैं। इनकी संख्या लगभग 250 होती है, और प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 तक शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। शुक्रजनक नलिकाएं के अंदर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिसमें एक विशेष विभाजन होता है जिसको हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। साथ में जो शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर दो विशेष कोशिकाएं, नर जर्म कोशिका और सर्टोली सेल होती हैं। नर जर्म से शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और शुक्राणुओं को पोषण देने का काम सर्टोली सेल का है। साथ में नर शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर एक विशेष कोशिका पाई जाती है जिसको अंतराली कोशिका कहते हैं। यह टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का निर्माण करता है। तो यहाँ तक ये वीडियो कंप्लीट हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।